आज की वीडियो में हम आपको MACD यानी मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस के बारे में बहुत ही डिटेल में बताने जा रहे हैं। अगर आपको इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी है भी तो भी इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसमें आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो ये जो MACD इंडिकेटर है ना, ये बेसिकली एक ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर है, यानी ये ट्रेंड को फॉलो करता है। मतलब अगर ट्रेंड ऊपर की तरफ है तो ये भी ऊपर की तरफ जाएगा, और अगर ट्रेंड नीचे की तरफ है तो ये भी नीचे की तरफ आएगा। इस इंडिकेटर को गैरेल्ड एपल नाम के एक इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हैं, जिन्होंने 17 से भी ज्यादा बुक्स लिख रखी हैं, उन्होंने 1979 में इंट्रोड्यूस किया था। इस इंडिकेटर की खास बात यह है कि ये शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों ही तरह के ट्रेडर्स के लिए काम करता है, और इसके साथ ही अगर कोई इस इंडिकेटर के बेसिस पे ट्रेड लेता है तो वहां पर स्टॉप लॉस छोटे देखने को मिलते हैं। यानी अगर आपका स्टॉप लॉस हिट भी होगा तो आपको बहुत ज्यादा बड़ा लॉस नहीं होगा। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको इस इंडिकेटर को चार्ट में अप्लाई करना सिखाता हूं, और उसके बाद हम इसे डिटेल में समझते हैं। तो जिस भी चार्टिंग सॉफ्टवेयर का आप यूज करते हैं वहां पर इंडिकेटर्स का एक सेक्शन होता है, वहां पर आपको जाना है और वहां पर जाकर आपको सर्च करना है MACD। तो मैंने यहाँ पे लिखा है MACD, तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस आ गया है। तो इसको अप्लाई करने के लिए सिंपली आपने इस पर क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप इस पर क्लिक कर देंगे तो ये इंडिकेटर अप्लाई हो चुका है, और अप्लाई होने के बाद ये चार्ट में आपको कुछ इस तरीके का नजर आता है। अब देखिए, अगर आप किसी भी इंडिकेटर के बारे में सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि वो इंडिकेटर है क्या, तो भले ही दिखने में आपको एक खतरनाक सा लग रहा है, लेकिन इसको समझने के लिए ना, जिस भी इंडिकेटर को आप अप्लाई कर रहे हैं उसकी सेटिंग्स में जाइए सबसे पहले। तो यहां पर हमने इस पर क्लिक किया तो यहां पे सेटिंग का एक ऑप्शन हमें देखने को मिल रहा है, और जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो हमें समझ आता है कि इस इंडिकेटर में बेसिकली 4 चीजें हैं, तो यहां पर आपको दिखाई दे रही हैं। बट इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस इंडिकेटर में यूज क्या हो रहा है। तो इसको समझने के लिए यहां पे इनपुट वाला सेक्शन है, इस पे क्लिक करते हैं। अब यहां पर आपको दिखाई दे रहा है कि बेसिकली ये जो हमारा MACD इंडिकेटर है ना, ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस से मिलकर बना है। अब ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज क्या होता है, तो अगर आपको इसके बारे में नहीं पता है तो हमने मूविंग एवरेज के ऊपर एक बहुत ही डिटेल वीडियो बना रखी है, उस वीडियो को जरूर देखिएगा, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। तो बेसिकली ये जो MACD इंडिकेटर है, इसमें 3 तरह के मूविंग एवरेजेस का यूज होता है, जो कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस होते हैं। एक है 26 पीरियड का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, दूसरा है 12 पीरियड का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और तीसरा है 9 पीरियड का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। और इनका यूज कैसे होता है ये मैं आपको इसके जो कंपोनेंट्स हैं उनको समझाते हुए बताऊंगा। तो देखिए, मैंने आपको बताया है कि इसके स्टाइल में जाकर आपको दिखाई दे रहा है कि इसमें 4 कंपोनेंट्स हैं, तो इन कंपोनेंट्स को समझते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम MACD लाइन के बारे में समझते हैं। तो यहां पर आपको दिखाई दे रहा है कि MACD लाइन ब्लू कलर की है, तो यहां पर आपको ब्लू कलर की एक लाइन देखने को मिल रही है, यानी ये जो हमारी ब्लू कलर की लाइन है ये है MACD लाइन। तो देखिए, ये जो MACD लाइन है ना, ये बेसिकली मैंने आपको बताया है कि इस इंडिकेटर में एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का यूज होता है, तो वो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का यूज यहीं पर हो रहा है। ये जो MACD लाइन है ये बेसिकली 26 पीरियड और 12 पीरियड के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का डिफरेंस है। इसके बाद जो नेक्स्ट कंपोनेंट आपको देखने को मिल रहा है वो है सिग्नल, यानी सिग्नल लाइन की यहां पर बात हो रही है, जो कि ऑरेंज कलर से यहां पर दिखाया जा रहा है। तो यानी यहां पर जो ऑरेंज कलर की लाइन आपको देखने को मिल रही है यह है सिग्नल लाइन, जो कि बेसिकली 9 पीरियड का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। तो यहां पर जो MACD लाइन है वो आपको पता है कि 26 पीरियड और 12 पीरियड के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का डिफरेंस है, तो इसलिए ये जो MACD लाइन है ना, इसको फास्ट लाइन भी कहा जाता है। और क्योंकि ये जो हमारी ऑरेंज कलर की लाइन है ये हमारा 9 पीरियड का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, इसलिए इसको स्लो लाइन भी कहा जाता है। तो अब आपको MACD लाइन और सिग्नल लाइन क्या है ये तो समझ आ गया है। तो चलिए अब ये समझते हैं कि यहां पर जो ये जीरो लाइन है ये क्या है। तो बेसिकली आपको यहां पर बीच में जो एक लाइन देखने को मिल रही है, जो कि इसकी बेस लाइन है, इसको ही यहां पर जीरो लाइन कहा जाता है। इसका रीजन ये है कि यहां पर इसकी जो वैल्यू है वो 0 है, और इसको बेस लाइन भी बोलते हैं। अब अगर हिस्टोग्राम की बात करें तो यहां पर आपको ये जो ग्रीन कलर के और रेड कलर के बार्स देखने को मिल रहे हैं ना, इसको हिस्टोग्राम कहा जाता है। तो ये जो हिस्टोग्राम है ये बेसिकली डिफरेंस है हमारी MACD लाइन और सिग्नल लाइन के बीच का। तो जहां पर भी सिग्नल लाइन और MACD लाइन के बीच में डिफरेंस ज्यादा होगा वहां पर आपको बड़े बड़े हिस्टोग्राम्स देखने को मिलेंगे, और जहां पर इन दोनों के बीच में डिफरेंस कम होगा वहां पर आपको बहुत छोटे छोटे हिस्टोग्राम देखने को मिलेंगे, जैसे कि इस केस में आप देख सकते हैं।
अब मेन मुद्दा यह है कि ये हिस्टोग्राम से हमें पता क्या चलता है। तो देखो बहुत सिंपल है, शायद आपको समझ भी आ रहा होगा कि अगर ये जो हिस्टोग्राम है ये ऊपर की साइड पे है, जैसा कि इस केस में आपको दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब है कि जो स्टॉक है वो बुलिश मोमेंटम में है। और अगर ये जो हिस्टोग्राम है वो नीचे की साइड है, तो इसका मतलब है कि जो स्टॉक है वो बियरिश मोमेंटम में है। यानी अगर आपको किसी भी चार्ट को देखकर यह पता करना है कि वो स्टॉक बुलिश है या बेरिश है, तो सिंपली आप MACD इंडिकेटर लगाओ। अगर आपको यहां पर जो हिस्टोग्राम है वो ऊपर की तरफ दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब स्टॉक बुलिश है, अगर नीचे की तरफ दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब स्टॉक बेरिश है। तो अब अगर आपको MACD इंडिकेटर के जो कंपोनेंट्स मैंने आपको बताए ये समझ आ गए हैं, तो यहां पर आपने कमेंट करके ये बताना है कि ये जो ऑरेंज कलर की लाइन है ये कौन सी लाइन है। अगर आपको समझ आ गया है तो अभी कमेंट कीजिए, और अगर समझ नहीं आया तो एक बार वीडियो को दोबारा देखिए, यहां तक का पार्ट आपको क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अगर आपने कमेंट कर दिया है तो चलिए अब वीडियो को लाइक करने के बाद ये समझते हैं कि इस MACD इंडिकेटर का यूज कैसे करना है और ये हमें बुलिश या बेयरिश सिग्नल देगा कैसे। तो ये MACD इंडिकेटर हमें बाय एंड सेल सिग्नल कब देता है ये पता करने के मैं आपको 4 तरीके बताऊंगा। तो सबसे पहला तरीका इसका समझते हैं। तो सबसे पहला तरीका है कि जब भी हमारी जो MACD लाइन है, जो कि इस केस में हमारी ब्लू कलर की लाइन है, और जो हमारी सिग्नल लाइन है, इन दोनों में क्रॉसओवर्स होते हैं, उस टाइम पर हमें बाय या सेल करने का सिग्नल मिलता है। तो पहले बाय सिग्नल की बात करें तो देखिए, जब भी हमारी जो MACD लाइन है, जो कि इस केस में ब्लू कलर की लाइन है, वो हमारी सिग्नल लाइन, जो कि इस केस में ऑरेंज कलर की लाइन है, इसको ऊपर की तरफ काटती है। जैसे यहां पर इसने ऊपर की तरफ क्रॉसओवर किया है, तो उस टाइम पर हम ये मान के चलते हैं कि यहां पर जो स्टॉक है वो बाय सिग्नल दे रहा है। और जब भी हमारी जो MACD लाइन है वो सिग्नल लाइन को नीचे की तरफ काटती है, तो इसका मतलब होता है कि स्टॉक जो है वो सेल करने का सिग्नल दे रहा है, यानी इसके बाद प्राइस गिर सकती है। तो जैसे यहां पर आपको दिखाई दे रहा है कि यहां पर ये हमारी ऑरेंज कलर की लाइन जा रही थी और इसको हमारी ब्लू कलर की लाइन ने नीचे की तरफ काट दिया है, तो इसके बाद शेयर की प्राइस गिरने के चांसेस होते हैं। और यहां पर आप देख भी सकते हैं कि शेयर की प्राइस गिरी है। तो सबसे पहले जब भी इनके बीच में क्रॉसओवर होगा, MACD लाइन सिग्नल लाइन को ऊपर की तरफ काटेगी तो प्राइस बढ़ने के चांसेस होंगे, और MACD लाइन सिग्नल लाइन को नीचे की तरफ काटेगी तो प्राइस गिरने के चांसेस होंगे। दूसरा, जब भी हमारी जो MACD और सिग्नल लाइन है ये बेस लाइन को ऊपर की तरफ काटेंगी, जैसे यहां पर आपको दिखाई दे रहा है ये हमारी बीच में बेस लाइन है और MACD और सिग्नल लाइन ने हमारी बेस लाइन को ऊपर की तरफ काटा है, तो जब भी ये ऊपर की तरफ हमारी बेस लाइन को काटेगी तो यहां पर बाय करने का सिग्नल होगा। और जब भी हमारी जो MACD लाइन और बेस लाइन है वो सिग्नल लाइन को नीचे की तरफ काटेंगी तो ये एक सेल करने का सिग्नल होगा। तो अभी मैंने आपको जो 2 तरीके बताए हैं बुलिश एंड बेरिश क्रॉसओवर के, ये अगर आपको समझ आ गए हैं तो यहां पे मेरा आपसे एक सवाल है, और वो सवाल ये है कि ये वाला जो क्रॉसओवर आपको देखने को मिल रहा है ना, ये बुलिश क्रॉसओवर है या फिर बेरिश क्रॉसओवर है, ये आपने अभी के अभी कमेंट करके बताना है। तो चलिए अब MACD के थ्रू हमें तीसरे कौन से तरीके से पता चल सकता है कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे, अब वो भी जान लेते हैं। तो जो हमारा तीसरा तरीका है वो है MACD डबल टॉप एंड डबल बॉटम पैटर्न। अगर आपने हमारी RSI वाली वीडियो देखी होगी या फिर चार्ट पैटर्न्स की वीडियो देखी होगी तो वहां पर हमने आपको डबल टॉप एंड डबल बॉटम पैटर्न्स के बारे में बताया था। जब भी शेयर की जो प्राइस है उसके चार्ट में इस तरीके का एक डबल टॉप पैटर्न बनता है तो इसके बाद प्राइस गिरने के चांसेस होते हैं, और जब भी इस तरीके का एक डबल बॉटम पैटर्न बनता है तो इसके बाद प्राइस बढ़ने के चांसेस होते हैं। अगर आप इस चार्ट पैटर्न या इसके अलावा 20 से भी ज्यादा चार्ट पैटर्न्स हैं जिनके बारे में अगर डिटेल में जानना चाहते हैं तो हमने इसके ऊपर फ्री कोर्स बना रखा है, जिसके 2 लेक्चर्स ऑलरेडी हमारे चैनल पर अपलोड हो चुके हैं, तो उन दोनों वीडियोस को जरूर देख लीजिएगा। वो प्राइस सेक्शन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जो कि आपको आने चाहिए, तो चार्ट पैटर्न्स की वीडियो को मिस मत कीजिएगा। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। तो फिलहाल बस आप इतना समझ लीजिए कि अगर चार्ट में डबल टॉप पैटर्न बन रहा है तो उसके बाद शेयर की प्राइस गिरने के चांसेस होते हैं, और अगर डबल बॉटम पैटर्न बन रहा है तो उसके बाद शेयर की प्राइस बढ़ने के चांसेस होते हैं। अब यहां पर मैं आपको एक पॉइंट क्लियर कर दूं कि मैंने आपको जो डबल टॉप एंड डबल बॉटम पैटर्न बताए हैं ये शेयर की प्राइस में तो बनते ही हैं, लेकिन इसके अलावा ये MACD इंडिकेटर में भी बनते हैं, वैसे ये RSI में भी बनते हैं, उसके ऊपर भी हमने वीडियो बना रखी है, लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है। फिलहाल MACD की बात करें, देखिए पहले हमारा यहां पर जो MACD इंडिकेटर था वो बढ़ रहा था और उसके बाद उसने अपना पहला यहां पर टॉप बनाया, उसके बाद MACD इंडिकेटर की जो लाइन थी वो थोड़ा नीचे गई और उसके बाद वापस बढ़ी और यहां पर उसने अपना दूसरा टॉप बनाया। तो जब ये दोनों टॉप बन जाते हैं ना तो उसके बाद
यहाँ पर ट्रेंड रिवर्स होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं और आप देख सकते हैं कि इसके बाद प्राइस गिरी है। अब ऐसे ही मैंने आपको बताया कि जब भी MACD में डबल बॉटम पैटर्न बनता है तो उसके बाद प्राइस बढ़ने के चांसेस होते हैं। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि जो MACD इंडिकेटर था वो पहले गिर रहा था और यहाँ पर उसने अपना एक बॉटम बनाया, उसके बाद MACD थोड़ा बढ़ा और बढ़ने के बाद वापस गिरा और यहाँ पर दोबारा से जहां पर उसने पहले बॉटम बनाया था उसके पास ही उसने अपना दूसरा बॉटम बनाया और जब इस तरीके से दो बॉटम बन जाते हैं तो उसके बाद प्राइस बढ़ने के चांसेस होते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि इसके बाद शेयर की प्राइस में एक बहुत अच्छा अप ट्रेंड देखने को मिला था। तो अब आपको MACD इंडिकेटर के 3 यूज समझ आ गए हैं। तो अब 4th यूज बताने से पहले अगर आप ट्रेडिंग के लिए बेस्ट डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो कुछ अच्छे डीमैट अकाउंट के लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन पे दिए हैं, तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लीजिएगा। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। अब चलिए ये समझते हैं कि जो हमारा 4th तरीका है वो क्या है इस MACD इंडिकेटर को यूज करने का। तो देखिए इसमें आपको हिस्टोग्राम भी देखने को मिल रहे हैं। तो पहला तो मैंने आपको बता ही दिया था कि जब भी हिस्टोग्राम आपको हमारी बेस लाइन के ऊपर देखने को मिलता है तो इसका मतलब जो स्टॉक है वो बुलिश है, और जब ये नीचे देखने को मिलते हैं तो इसका मतलब स्टॉक जो है वो बेरिश है। इसके साथ ही मैंने आपको बताया था कि ये बेसिकली हमारी सिग्नल लाइन और MACD लाइन के बीच का डिफरेंस होता है। तो जहां पर ये डिफरेंस ज्यादा होगा उतना ही बड़ा आपको यहां पर हिस्टोग्राम देखने को मिलेगा, और जितना बड़ा हिस्टोग्राम है इसका मतलब ये है कि जो ट्रेंड है वो उतना ही ज्यादा स्ट्रांग है। यानी यहां पर आपको दोनों के बीच में ज्यादा डिफरेंस देखने को मिल रहा है, तो इसका मतलब यहां पर जो ट्रेंड है वो उतना ज्यादा स्ट्रांग है और आप देख सकते हैं कि प्राइस बढ़ी है। और अगर कहीं पर आपको बहुत ही छोटा हिस्टोग्राम देखने को मिलता है जैसा यहां पर आपको देखने को मिल रहा है, इसके साथ ही यहां पर जो इसका कलर है वो भी डार्क रेड नहीं बल्कि लाइट रेड है, तो इसका मतलब यहां पर जो मोमेंटम है, जो ट्रेंड है वो उतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। तो यहां पर आप देख भी सकते हैं कि शेयर की जो प्राइस है वो साइडवेज मूव कर रही थी। तो आपको हिस्टोग्राम का बेसिक मतलब तो समझ आ गया है, लेकिन अगर इसके एडवांस यूज की बात करें तो वो है हिस्टोग्राम डाइवर्जेंस। ये चीज बहुत कम ही लोग जानते हैं और बहुत कम ही लोग ये सिखाते हैं जो मैं आपको सिखा रहा हूं। तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कीजिएगा, और इसके बाद समझते हैं कि हिस्टोग्राम डाइवर्जेंस क्या होता है। तो हिस्टोग्राम डाइवर्जेंस दो तरीके के होते हैं, एक होता है बुलिश डाइवर्जेंस जिसको पॉजिटिव डाइवर्जेंस भी कहते हैं, और दूसरा होता है बियरिश डाइवर्जेंस जिसको नेगेटिव डाइवर्जेंस भी कहते हैं। तो सबसे पहले अगर बुलिश डाइवर्जेंस की बात करें तो अगर कभी आपको चार्ट में दिखाई देता है कि शेयर की प्राइस गिर रही है, जो MACD है वो भी गिर रहा है, लेकिन हमारा जो हिस्टोग्राम है वो ऊपर की तरफ जाने लगता है, तो यहां पर यह माना जाता है कि जो हमारा हिस्टोग्राम है इसमें डाइवर्जेंस आ रहा है और इसके बाद प्राइस बढ़ने के चांसेस होते हैं। तो जैसे यहां पर आप देख सकते हैं कि इसके बाद प्राइस बढ़ी है, तो ये बुलिश डाइवर्जेंस होता है। अब अगर बियरिश डाइवर्जेंस की बात करें तो बियरिश डाइवर्जेंस जस्ट इसका अपोजिट है। अगर आपको कभी चार्ट में दिखाई देता है कि शेयर की जो प्राइस है वो बढ़ रही है, जो हमारा MACD है वो भी बढ़ रहा है, लेकिन हमारा जो हिस्टोग्राम है वो गिर रहा है, तो इसके बाद आप मान के चल सकते हैं कि यहां से शेयर की प्राइस गिर सकती है, और आपको दिखाई भी दे रहा है कि इस केस में प्राइस गिरी है। तो ये होता है हमारा हिस्टोग्राम डाइवर्जेंस। अब मैंने आपको हिस्टोग्राम डाइवर्जेंस बता दिया है, तो मैं सोच रहा हूं आपको यहां पर MACD डाइवर्जेंस भी बता देता हूं। तो देखिए जनरली तो जिस डायरेक्शन में शेयर की प्राइस जा रही है हमारा MACD भी उसी डायरेक्शन में जाएगा। जैसे यहां पर शेयर की प्राइस गिर रही है तो हमारा MACD भी गिर रहा है। लेकिन अगर कभी आपको दिखाई देता है कि शेयर की प्राइस तो गिर रही है लेकिन MACD ने वापस बढ़ना शुरू कर दिया है, तो यहां पर आप ये मान के चल सकते हैं कि MACD में डाइवर्जेंस हो रहा है, और इसका मतलब है कि यहां से शेयर की प्राइस बढ़ सकती है। तो ये होता है बुलिश MACD डाइवर्जेंस। और अगर आपको इसका उल्टा कभी दिखाई देता है कि जो शेयर की प्राइस है वो तो बढ़ रही है लेकिन हमारा जो MACD है वो गिरने लगा है, तो इसका मतलब है कि यहां पर जो MACD है उसमें नेगेटिव डाइवर्जेंस हो गया है, और इसके बाद भी शेयर की प्राइस गिरने के चांसेस होते हैं। बट यहां पर एक पॉइंट आपको क्लियर कर दूं कि अगर आप इसके बेसिस पर ट्रेड लेते हैं कि इसमें MACD डाइवर्जेंस हो गया है, तो यहां पर हमेशा किसी ना किसी कैंडलस्टिक पैटर्न का यूज करें, तभी आप कंफर्म हो सकते हैं कि एक्चुअल में वहां पे डाइवर्जेंस हुआ है या फिर नहीं। अब कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होते हैं, कौन कौन से कैंडलस्टिक पैटर्न होते हैं, अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो इसके ऊपर हमने 5 लेक्चर्स का एक बिल्कुल फ्री कोर्स प्लेलिस्ट की फॉर्म में हमारे यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर रखा है, उसको भी जरूर देख लीजिएगा। देखिए ये जो चार्ट पैटर्न्स हैं, कैंडलस्टिक पैटर्न्स हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस है, RSI है, मूविंग एवरेज है, ये तो बेसिक चीजें हैं जो कि आपको ट्रेडिंग में आनी चाहिए, तो इनको जरूर देखिए। सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। तो अभी तक आपको MACD इंडिकेटर क्लियर हो गया है। तो एक क्वेश्चन जो हमेशा आप लोग मुझसे पूछते हो वो ये है कि इन इंडिकेटर्स को कौन से टाइम फ्रेम में यूज करें।
तो देखिए, अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं या फिर ऑप्शंस ट्रेडिंग कर रहे हैं या फिर कोई भी ऐसी ट्रेडिंग कर रहे हैं जिसमें आप आज ही शेयर बाय करके आज ही उसे सेल करने वाले हैं, तो यहां पर आपको 5 मिनट, 10 मिनट या 15 मिनट से ज्यादा का टाइम फ्रेम यूज नहीं करना है। अगर आप 2 दिन से लेके 1 हफ्ते के लिए ट्रेड ले रहे हैं तो वहां पर जनरली आप 1 घंटे की कैंडल का यूज कर सकते हैं, या फिर कुछ केसेस में 30 मिनट और कुछ केसेस में 15 मिनट की कैंडल का भी यूज कर सकते हैं। और रही बात अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, तो वहां पर मैं हमेशा कहता हूं कि पहले तो जिस स्टॉक में आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसका फंडामेंटल एनालिसिस अच्छे से कर लीजिए। फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर हमने एक 46 लेक्चर्स का कोर्स बना रखा है। वो कोर्स आपको हमारे ऐप नीरज जोशी पे मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है। तो लॉन्ग टर्म के लिए पहले तो आपने फंडामेंटल एनालिसिस करना है, लेकिन इसके बाद अगर आप किसी भी इंडिकेटर या किसी भी स्ट्रेटजी का यूज कर रहे हैं तो वहां पर आप 1 डे से लेके 1 वीक की कैंडल का भी यूज कर सकते हैं। तो अब आपको एमएसीडी इंडिकेटर पूरी तरीके से तो समझ आ ही गया है, तो चलिए अब ये समझते हैं कि आपको इसके बेसिस पे ट्रेड कैसे लेना है। तो देखिए, वैसे तो मैंने आपको बताया कि इसके बेसिस पर बहुत तरीके से ट्रेड किया जा सकता है, लेकिन ज्यादातर जो सिग्नल्स आपको मिलेंगे वो आपको क्रॉसओवर के मिलेंगे। तो मैं आपको क्रॉसओवर के बेसिस पे ट्रेड कैसे लेना है वो बता देता हूं। तो देखिए, यहां पर आपको जब भी दिखाई देता है कि जो हमारी एमएसीडी लाइन है उसने सिग्नल लाइन को ऊपर की तरफ काट दिया है, तो यहां पर क्या होता है, यहां पर स्टॉक जो है माना जाता है कि वो बुलिश है और यहां पर हम बाय कर सकते हैं। और जब भी एमएसीडी लाइन हमारी सिग्नल लाइन को नीचे की तरफ काटती है तो यह माना जाता है कि स्टॉक बेरिश है और वहां से प्राइस गिर सकती है। तो यहां पर आपको दिखाई दे रहा है कि हमारी जो एमएसीडी लाइन है उसने सिग्नल लाइन को ऊपर की तरफ काट दिया है। तो जिस कैंडल में ऐसा होता है तो आपने उसके बाद वाली कैंडल में यानी इस कैंडल में बाय करना है। आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो इसके आसपास में जिस कैंडल का पॉइंट सबसे लोएस्ट है उससे थोड़ा नीचे होगा। तो यहां पर सबसे नीचे कौन सी कैंडल है, ये वाली कैंडल है, तो इससे थोड़ा नीचे, यानी यहां पर आप अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं। स्टॉप लॉस एग्जैक्टली आपको कहां पर लगाना चाहिए, और अगर आप स्टॉप लॉस के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं, बहुत सारे डिफरेंट टाइप के स्टॉप लॉस के बारे में जानना चाहते हैं, तो इसके ऊपर भी हमने वीडियो बना रखी है, उस वीडियो को भी जरूर देख लीजिएगा। तो यहां पर आप बाय करेंगे, आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो यहां पर होगा। और रही बात टारगेट की, तो एक तो टारगेट के लिए आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज कर सकते हैं। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के बारे में भी हमने अपनी वो स्टॉप लॉस वाली वीडियो में बता रखा है। और दूसरा, जब आपको दिखाई देता है कि यहां पर बियरिश डाइवर्जेंस हो गया है, वहां तक का आप टारगेट लेकर चल सकते हैं। यानी यहां पर बुलिश डाइवर्जेंस हुआ था और यहां पर बियरिश डाइवर्जेंस हुआ था, तो यहां पर आप बाय करते और इस पॉइंट पे यानी यहां पर जाकर आप सेल कर देते, तो इतना लंबा आप ट्रेड को कवर कर सकते थे। क्लियर कर दूं कि मैं जब आपको समझा रहा हूं तो मुझे आपको वही एग्जाम्पल दिखाने होंगे जहां पर चीजें काम कर रही हैं, लेकिन हर बार कोई भी स्ट्रेटजी काम नहीं करती है। इसलिए जब भी आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो पहले खुद से पेपर ट्रेड कर लिया कीजिए और इसके साथ ही स्टॉप लॉस जरूर लगाया कीजिए। तो आप इसके बेसिस पर बाय करने का कैसे ट्रेड ले सकते हैं ये तो समझ आ गया है। तो चलिए अब इसके बेसिस पर आप सेल करने का ट्रेड कैसे ले सकते हैं वो भी समझ लेते हैं। तो सेल करने के लिए आपको पता है कि जब भी हमारी जो एमएसीडी लाइन है वो सिग्नल लाइन को नीचे की तरफ काटती है, तो जिस कैंडल में ऐसा होता है उसके बाद वाली कैंडल में यानी यहां पर आप शॉर्ट सेल कर सकते हैं या फिर पुट ऑप्शन बाय कर सकते हैं। और इसके आसपास जो सबसे ऊंची कैंडल है वहां पर आप अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं। अब देखिए, यहां पर मैं 5 मिनट की टाइम फ्रेम का यूज कर रहा हूं, इसलिए जो सबसे ऊपर की कैंडल है वहां पर मैं स्टॉप लॉस रखने को कह रहा हूं। अगर मान लीजिए आप लॉन्ग टर्म के लिए ट्रेड कर रहे हैं तो वहां पर हो सकता है कि जो सबसे बड़ी कैंडल हो उसमें 20 या 30% का स्टॉप लॉस हो, तो इतना बड़ा स्टॉप लॉस तो आप नहीं लेंगे। तो अगर आप 5 मिनट की टाइम फ्रेम का यूज कर रहे हैं और 2% 2.5% का स्टॉप लॉस बन रहा है, तो जो सबसे ऊपर वाली कैंडल है वहां पर अपना स्टॉप लॉस रखिए। अदरवाइज जो सबसे पास वाली कैंडल है उसके ऊपर का स्टॉप लॉस रखिएगा। तो यहां पर आपका स्टॉप लॉस रहेगा, यहां पर आप शॉर्ट सेल करेंगे, यानी यहां पर आपने पोजीशन ले ली है और इसके बाद जहां पर इनके बीच में बुलिश डाइवर्जेंस हो जाएगा वहां तक का आप टारगेट लेकर चल सकते हैं। तो इस केस में यहां तक का आप टारगेट लेकर चल सकते थे। तो इस तरीके से आप एमएसीडी इंडिकेटर का यूज कर सकते हैं। यहां पर एक बात का ध्यान रखिएगा कि जब आप इस बेसिस पे ट्रेड लेंगे तो वहां पर यह भी देख लीजिएगा कि जो हिस्टोग्राम है वो बड़े होने चाहिए, क्योंकि अगर हिस्टोग्राम बड़े हैं तो इसका मतलब जो मोमेंटम है वो स्ट्रांग है, यानी जो ट्रेंड है वो स्ट्रांग है, तो आपका जो प्रॉफिट होने के चांसेस होंगे वो ज्यादा होंगे और इस तरीके से आप कंफर्म हो सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको एमएसीडी इंडिकेटर के बारे में अच्छे से पता चल गया होगा। अगर आप इतनी ही डिटेल्ड वीडियो आरएसआई या मूविंग एवरेज के ऊपर भी देखना चाहते हैं तो वो सभी टॉपिक के ऊपर हमने वीडियो बना रखी है। एक बार हमारे चैनल को एक्सप्लोर कर लीजिएगा, वहां पर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और जो हम सिखाते हैं डिटेल में सिखाते हैं। वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कीजिएगा। इस तरीके की और वीडियोस देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।